नमस्कार। रिजर्वेशन भाग 2 में आपका स्वागत है। जैसे मैंने पिछले बार आपको बताया था कि रिजर्वेशन की शुरुआत कहाँ से हुई और मेरा रिजर्वेशन के ऊपर जो स्टडी था वो मैंने आपके सामने पार्ट 1 में रखा है। अब पार्ट 2 में मैं बताना चाहता हूँ कि रिजर्वेशन क्या है। जैसे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने राउंड टेबल जब कॉन्फ्रेंस हुई तो हमारे भारतीय व्यवस्था का अच्छे से अभ्यास करके यहाँ पे क्या उपाय होना चाहिए कि जो समाज व्यवस्था है उसमें जो दबे कुचले लोग हैं, जो डिप्राइव्ड लोग हैं, उनके उत्थान के लिए क्या व्यवस्था करनी चाहिए अंग्रेज सरकार ने, उसके लिए कुछ उपाय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बताए। और यहाँ पे एक वर्ण व्यवस्था है और वर्ण व्यवस्था के बाद जो शुरू होती है लोगों की व्यवस्था, जिसको सवर्ण और अवर्ण बोला जाता है। जो सवर्ण है उनके पास, हर जाति के पास कुछ ना कुछ काम होता है और वो काम के आधार पे ही उसका ढांचा बना हुआ है। और जो अवर्ण लोग हैं उनके पास ऐसे कुछ काम है सामाजिक जो जन्म के आधार पर उनको करना पड़ता है और उनकी कोई काबिलियत नहीं देखी जाती है और उनको वो करना ही पड़ेगा। इस तरह सामाजिक व्यवस्था थी। उसको काउंटर करने के लिए बाबा साहब ने कुछ उपाय और आइडियाज़ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में रखे और कहा कि इन लोगों का अभी तक कोई भी रिप्रेजेंटेटिव, यानी इनको कोई अभी तक इस देश में बराबरी का अधिकार ही नहीं मिला, ना सामाजिक क्षेत्र में, ना राजनीतिक क्षेत्र में, ना आर्थिक क्षेत्र में। तो उसके लिए एक ऐसी व्यवस्था की जाए कि इनको दो वोट यानी 2 मतदाता, एक व्यक्ति 2 बार मतदान करेगा, इस तरह एक व्यक्ति को 2 वोटिंग का अधिकार दिया जाए। उसको बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट, जो आपको पिछले भाग में बताया। उसको अंग्रेज़ों ने मान्य किया और वो बाबा साहब, जैसे भारत का क्या होगा, क्योंकि भारत पे पूरे ब्रिटिश का अधिकार था और ब्रिटिश जाने वाले थे, तो ब्रिटिशों ने अपनी सत्ता जो थी वो भारत के हाथ में देने की सोची थी। तो जैसे मुस्लिम लीग थे, उन्होंने अपना अलग पाकिस्तान मांग लिया, अपनी जगह मांग ली जिसका पाकिस्तान नाम था। और हम जो थे माइक्रो माइनॉरिटी, जो अवर्ण लोग थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव बाबा साहब थे, उन्होंने अंग्रेज़ों से सेपरेट इलेक्टोरेट मांगा था, जिसका परिणाम ये होने वाला था कि इन लोगों को, इन तबके को, दबे कुचले लोगों को राजनीतिक तौर पे प्रतिनिधित्व मिले और इनकी सीट जो थी वो जीतकर संसद में, पार्लियामेंट में या आने वाले भारत में ये आगे आए और ये लोग चुन के आए इन्हीं के वजह से, यानी इनके नेता यही लोग चुनेंगे। जैसे शाहू महाराज ने बोला था, आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं कि कोई बतख का प्रतिनिधित्व सूअर नहीं कर सकता या फिर सूअर का प्रतिनिधित्व बतख नहीं कर सकता। उस हिसाब से बाबा साहब ने वो कॉन्सेप्ट लेके संविधान तब बनने का था, पर अंग्रेज़ों के सामने वो कॉन्सेप्ट रखा कि इस तरह आपको हमें ये देना चाहिए, निर्वाचित क्षेत्र और सेपरेट इलेक्टोरेट। और फिर वो लेके बाबा साहब भारत आए और भारत को वो मिला, यानी बाबा साहब को मिला भारत में कि जैसे पाकिस्तान अलग हो गया और यहाँ के दबे कुचले लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया। उसके बाद गांधी जी को ये बात हजम नहीं हुई और उन्होंने आमरण अनशन किया कि आप ये जो लाए हैं अंग्रेज़ों से मांग के, उसको आप निरस्त कर दीजिए, वापस दे दीजिए या फिर इसका कुछ मोल ना रखिए। गांधी जी के ऊपर मेरी ये टीका है कि उस वक्त गांधी जी ने यही अनशन, जब पाकिस्तान अलग हुआ, उसको भारत में विलीन करने के लिए नहीं किया। और ये जो बाबा साहब का एक थॉट था कि बाबा साहब चाहते थे कि ये जो दबे कुचले लोग हैं इनको रिप्रेजेंटेशन मिले भारतीय क्षेत्र में, तो उसका विरोध किया। और एक आपको पता ही है, पूना पैक्ट करके, पूना में बाबा साहब और गांधी जी के बीच में एक पूना पैक्ट हुआ। वहाँ से
रिजर्वेशन की उत्पत्ति हुई है। अब इससे पता ये चलता है कि रिजर्वेशन जो है ना वो अधिकार था, ये दबे कुचले लोगों का अधिकार था, जिसको सेपरेट इलेक्टोरेट न देने के कारण इसको रिजर्वेशन में कन्वर्ट किया गया बाबा साहब के द्वारा। जब इसको कन्वर्ट किया गया बाबा साहब के द्वारा रिजर्वेशन में, तब राजनीतिक रिजर्वेशन, पॉलिटिकल जो बोलते हैं उसको, और सामाजिक रिजर्वेशन, जैसे समझ लो अपन सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन के तौर पर लाया गया और इसको संविधान में इम्प्रिंट किया गया। अब आजकल की जो अभी 70 से ज़्यादा साल हो चुके हैं, अब कंट्रोवर्सी क्या चालू है कि ये जो मराठा आरक्षण है, मराठा आरक्षण के ऊपर कुछ कंट्रोवर्सी चालू है आज। और ये होने वाला था, ये हो सकता था, बाबा साहब को सब पता था कि ये हो सकता है, इसलिए बाबा साहब ने संविधान में बोला था कि ये जो रिजर्वेशन है इसको 10 साल के वैलिडिटी के ऊपर रखिए और इसका पुनर्लोकन कीजिए कि 10 साल बाद कहाँ तक इन लोगों की परिस्थितियों में सुधार आया है और आया होगा परिस्थितियों में सुधार इस रिजर्वेशन की वजह से। तो रिजर्वेशन को पुनर्विचार करके फिर से सोचिए। और वैसा ही होता गया, हर 10 साल बाद जब पुनर्लोकन किया गया तो पता चला कि इनको फिर से ज़रूरत है रिजर्वेशन की, तो ये चलते गया आज तक। आज हम देखते हैं कि रिजर्वेशन जैसे एससी कम्युनिटी जो थी, जिसमें 50 से ज़्यादा कास्ट आती है, और महार कास्ट जो बाबा साहब की थी, जो बुद्धिस्ट में कन्वर्ट हो गई। तो जैसे कोई बुद्धिज़्म में कन्वर्ट होता है तो वो अपनी कास्ट को ड्रॉप कर देता है, क्योंकि वो कास्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो हिंदू कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट से बाबा साहब की पहली जो कम्युनिटी थी, महार कम्युनिटी, उन्होंने विथड्रॉल कर दिया, तो वो कम्युनिटी बुद्धिस्ट बन गई। फिर भी उनको एससी कम्युनिटी में गिना जाता है। जो बाबा साहब के पास थे महार कम्युनिटी, उन्होंने ही कन्वर्शन करके हिंदू से अलग हो गए। अब इनको रिजर्वेशन का, एससी रिजर्वेशन का कुछ भी फ़ायदा ना हो, इसकी भी उन लोगों ने कोशिश की कि हमको ना मिले तो भी चलेगा, पर हमारा इनसे कोई वास्ता नहीं है, ये हमारे अलग है इनके कल्चर और हमारा कल्चर अलग है, हम बुद्धिस्ट है और वो हिंदू है, उस हिसाब से हुआ। अब कंट्रोवर्सी कहा है कि समझ लो 13% एससी को मिलता है रिजर्वेशन, 7% आदिवासी है एससी, एसटी बोलते हैं उनको मिलता है। फिर बाद में ओबीसी को मिलना चालू हो गया, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है उनको 27% मिलना चालू हो गया। अब ये बढ़ते बढ़ते हमारी लोक संख्या भी बढ़ गई। जैसे बाबा साहब चाहते थे कि हमारी लोक संख्या पे कंट्रोल हो, और हमारी लोक संख्या ऐसी अगर बढ़ती रही तो समस्याएं और बढ़ती जाएंगी हमारे देश के आगे। तो उन्होंने अभी जो रिजर्वेशन है उसमें हर एक समूह अपना क्लेम कर रहा है कि हमें भी रिजर्वेशन चाहिए। और इनको लगता है, बहुत से बार हम भी सोचते हैं बुद्धिस्ट, एज अ बुद्धिस्ट, कि क्या हमारी जो तरक्की है, मानसिक तरक्की, ये रिजर्वेशन के कारण ही हुई है। रिजर्वेशन एक, हमको ये लगता है रिजर्वेशन एक माध्यम है, पर रिजर्वेशन के बाद रिजर्वेशन से ही नहीं होता। जैसे आपको अगर कोई कॉलेज में एडमिशन दे दिया तो क्या वही रिजर्वेशन चलते रहता है? नहीं, आपको वो प्रूव करना पड़ता है, आपको पास होना पड़ता है। आपको अगर कोई नौकरी मिल गई तो इसका मतलब ये थोड़ी होता कि आपके घर में वो पेमेंट आते रहेगा, नहीं, आपको वो नौकरी करना पड़ेगा, उसको पालन करना। रिजर्वेशन सिर्फ एक आपको मौका देता है, पर मौके को साध्य करना ये उस व्यक्ति के हाथ में होता है। और इस सिस्टम में हमें मौका ही नहीं दिया जाता था, और हमें जब मौका नहीं दिया जाता था तो उसके लिए बाबा साहब ने हमें मौका दीजिए, हम भी कुछ कम नहीं है, हमें जिस प्रकार कम देखा जाता है कि हमारा जन्म उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में हुआ है, इसलिए हमें आप कम मानते हो और हमको जो संघर्ष करने का, हमको इक्वल अपॉर्चुनिटी देने का कुछ भी आप प्रावधान नहीं देते हो। इससे क्या होता है कि डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल कम होता है, व्यक्ति खुद को सप्रेस मानता है, खुद को कमज़ोर मानता है। तो वो सब ना हो, इसलिए वो समाज व्यवस्था का एक ये था। जैसे आज देखते हम कि कोरोना वायरस को अगर हराना है तो उसी में से हमको वायरस लेना पड़ता है, वैसे जाति व्यवस्था से ही हमें जाति व्यवस्था निर्मूलन का एक डोज मिलने वाला था। जो बहुत सी जातियाँ थे उसको एक एससी शेड्यूल कास्ट में दे दिया, बहुत सी जातियाँ थी जो
आदिवासी जाति थी उसको शेड्यूल ट्राइब में रख दिया, और बहुत सी मागास वर्गीय जाति थी जो वर्ण व्यवस्था में थी उसको ओबीसी में रख दिया। तो इस तरह बड़े 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 करते हुए इसको इस प्रकार है रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन से कम किया जा सकता है या फिर न्यूट्रल किया जा सकता है, ये एक कॉन्सेप्ट आई है हमारे संविधान में। अब आज का मुद्दा क्या है कि मराठा आरक्षण। अब मराठा कौन है, प्रश्न पड़ता है। मराठा, हमने दूसरा प्रश्न आता है कि मराठा आरक्षण आजकल बहुत मुद्दा देखने को मिलता है महाराष्ट्र में, मराठा आरक्षण। तो मराठा कौन है, तो हमारे ज्योतिबा फुले जो थे उन्होंने मराठा कौन है और इसके ऊपर कौन मराठा है उसके ऊपर कुछ बातें रखी है। तो ज्योतिबा बोलते हैं कि महाराष्ट्र में महारठी नाम से कोई लोग रहते थे जो मराठा के नाम से जाने जाते थे, और यही मराठे लोग शिवाजी महाराज के भी साथ थे। और उनका स्पेसिफिक ज्योतिबा फुले ने उच्चार किया है कि मांग, महार, मातंग, माड़ी और कुनबी। आप ये रेफरेंस ले सकते हैं, जैसे गुलामगिरी अगर देखते हैं तो उसमें 6वां खंड है। 6वां खंड में 273 पेज है, वहाँ से समझ लो 281 पेज अगर पढ़ते हैं तो उसमें आपको मराठा कौन है, महार कौन है, इसका आपको रेफरेंस मिल जाएगा ज्योतिबा फुले के ग्रंथ में जो समग्र वाङ्मय है उसमें। तो ज्योतिबा फुले बोलते हैं मराठे के बारे में कि मांग, महार, मातंग, माड़ी यानी शूद्र तक मराठे हैं। अब सवाल ये आता है कि आज जो समझ लो, फिर अगर उस हिसाब से देखा जाए तो इनको तो आरक्षण मिला हुआ है, स्पेसिफिक नाम के वजह से नहीं मिला है, पर इन लोगों को जैसे एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी हो गया, मांग, माड़ी, महार और शूद्र कम्युनिटी के कुछ लोग जो मागास वर्ग थे, जो खेती करते थे, तो उनको आरक्षण मिला हुआ है। फिर ये नए मराठे कौन हैं? तो हो सकता है मेरे एक तर्क से कि ये वर्ण व्यवस्था के ही कुछ लोग हैं जिनको जो संविधान जब बना या फिर हमारी जब आज़ादी हुई या फिर आज़ादी के पहले ये पावरफुल लोग थे, आज भी पावरफुल लोग हैं, उसी कारण उनका जो रिजर्वेशन है वो कुछ संविधान पीठ में या फिर हमारे कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में उसको माना ही नहीं गया कि इनको रिजर्वेशन दिया जा सकता है। क्योंकि रिजर्वेशन का एक क्राइटेरिया होता है कि कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी हो या फिर उसका शैक्षणिक तौर पे वो बहुत पीछे हो, दूसरा उसका इकोनॉमिकल क्षेत्र पे पीछे हो, तीसरा सामाजिक क्षेत्र में पीछे हो, और इस हिसाब से ये क्राइटेरिया रख के ही उस कम्युनिटी को हम मागास वर्गीय कम्युनिटी और रिजर्वेशन के दायरे में ला सकते हैं ताकि उनका उत्थान हो सके। पर ये मराठे जो है, इनका जो अभी के मराठे हैं जो यूज़ करते हैं नाम कि हम मराठे हैं, जबकि ज्योतिबा फुले के हिसाब से अगर देखा जाए तो मराठे जो है उनको रिजर्वेशन मिल चुका है, जैसे कि मांग, माड़ी, मैतर, कुनबी, ये लोग हैं, ये है मराठे, तो इनको तो रिजर्वेशन मिल चुका है। फिर ये नए लोग जो बोलते हैं कि हमको मराठा है, हम मराठा है तो हमको रिजर्वेशन चाहिए, ये मुझे लगता है कि ये माइनॉरिटी ना होते हुए ये एक मेजॉरिटी है जिनके लोग उन्होंने चुन के दिए हैं, और उनके हिसाब से वो चाहते हैं कि हमारे इन लोगों के दबाव में आके सिस्टम काम करे और हमको भी रिजर्वेशन मिल जाए। जबकि रिजर्वेशन ये नहीं चाहता, रिजर्वेशन जो है वो माइनॉरिटी के लिए काम करता है, क्योंकि इस देश में जो मेजॉरिटी है वो हिंदू मेजॉरिटी है जो किसी भी माइनॉरिटी को दबा के अपना काम करवा सकती है, तो वो ना हो और माइनॉरिटी को भी रिप्रेजेंटेशन मिल सके, इसके लिए एक न्यूट्रल किया गया एक प्रोसेस है।